हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हम चहमान शासकों के बारे में चर्चा कर रहे थे और मुख्य रूप से हमने पिछली क्लास में विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से उसकी जो प्रारंभिक विजय हैं उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही उसका जो दिग्विजय अभियान था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के उपरांत उसका पुत्र अपर गांगे सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तदनंतर पृथ्वीराज द्वितीय अजमेर का शासक बना। पृथ्वीराज द्वितीय के उपरांत उसका चाचा और अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र सोमेश्वर चौहान शासक बना। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर की मृत्यु हो गई और उसके उपरांत उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक बना। सोमेश्वर के शासनकाल में पृथ्वीराज को युवराजोचित सैन्य तथा लौकिक शिक्षा प्रदान की गई थी। उसके राज्यारोहण के समय तक उसके पूर्वाधिकारियों ने अपने सफल सैनिक अभियानों के माध्यम से न केवल सपाद लक्ष्य के चौहान राज्य की सीमाओं को थानेश्वर से जहाजपुर तक विस्तृत कर लिया था, वरन इस समय तक चौहान राज्य उत्तर भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने के मार्ग पर अग्रसर था। भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से सुरक्षित अजमेर इस समय चौहान की राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय की जन्म तिथि की अगर हम बात करें तो उस संबंध में विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। पृथ्वीराज विजय में उसकी जन्म तिथि विक्रम संवत 1223 ईस्वी ज्येष्ठ मास की द्वादशी दी हुई है और अधिकांश विद्वानों ने इस तिथि को प्रमाणिक माना है। तदनुसार सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष का था और इसीलिए उसे अपनी माता कपूर देवी के संरक्षण में शासन चलाना पड़ा। उसकी मां कपूर देवी ने सोमेश्वर के मंत्रियों और अधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखा। उसका मुख्यमंत्री कदमदास अत्यधिक वीर, विद्वान, कुशल प्रशासक और स्वामी भक्त था। सैनिक कार्य के लिए कपूर देवी ने भुवनेक मल को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। कपूर देवी के अल्प संरक्षण काल में थोड़े समय में ही अजमेर संपन्न और समृद्ध नगर बन गया। पृथ्वीराजकालीन जो प्रारंभिक विजय थी और शासन सुव्यवस्थाएं थी, उनका अधिकांश श्रेय कपूर देवी को ही दिया जा सकता है। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने शासन की वास्तविक बागडोर संभाल ली। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज की समस्याओं की। तो पृथ्वीराज के सिंहासनारोहण के समय उसका विशाल साम्राज्य अनेकानेक आंतरिक बाह्य संकटों से घिरा हुआ था। एक और पृथ्वीराज की अल्पवयस्कता का लाभ उठाकर उसके स्वजन उसके उत्तराधिकार को चुनौती देने के लिए तत्पर थे, तो दूसरी ओर कुछ अधीनस्थ प्रदेश भी चौहानों की प्रभुता से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे। विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र नागार्जुन गुड़गांव पर अधिकार करके पृथ्वीराज तृतीय से सिंहासन छीनने के लिए शक्ति संगठित कर रहा था। चौहानों के करद भंडानकों ने भी चौहानों की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। वस्तुतः उसका राज्य चतुर्दिक शत्रुओं से घिरा हुआ था। दक्षिण पश्चिम में गुजरात के चालुक्यों के साथ चौहानों की पारंपरिक शत्रुता तो थी ही और दोनों ही परस्पर एक दूसरे को अपनी प्रभुता में लाने के लिए प्रयत्नशील थे। पूर्व की ओर कन्नौज के गहड़वाल भी चौहानों के शत्रु थे। तत्कालीन गहड़वाल नरेश जयचंद्र बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक था और वो समस्त उत्तर भारत पर अपनी प्रभुता स्थापित करने का आकांक्षी था। इस उद्देश्य की पूर्ति में चौहान राज्य उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी था, क्योंकि चौहान भी इसी लक्ष्य के आकांक्षी थे। दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल भी चौहान राज्य के प्रदेशों को हस्तगत करने के लिए प्रयत्नशील थे। उत्तर पश्चिम में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में मुसलमानों का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय एक वीर और कुशल सेनानायक था। उसने अनेक सैन्य अभियानों के माध्यम से न केवल आंतरिक शत्रुओं का दमन किया, वरन विजयों और साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन लेकर अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष और मुस्लिम आक्रांताओं का प्रतिरोध भी किया। पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों या उसकी विजय नीति की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज की विजय नीति की 3 चरण हमें नजर आते हैं। प्रथम चरण में उसने अपने स्वजनों और अधीनस्थों के विरोध और विद्रोह का दमन किया। द्वितीय चरण में उसने दिग्विजय भावना पर आधारित विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने पड़ोसी राज्यों की ओर राज्य विस्तार का प्रयत्न किया और तृतीय चरण में उसने विदेशी शत्रुओं अर्थात मुसलमानों से संघर्ष करके उनकी बढ़ती हुई प्रादेशिक
सामाजिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। प्रथम 2 चरणों में उसे सफलता मिली, लेकिन तृतीय चरण में उसे प्रारंभिक सफलता के बाद भीषण पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी पूर्व उपलब्धियों की आभा भी क्षीण हो गई। पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजयों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसने नागार्जुन का दमन किया। पृथ्वीराज तृतीय जब चौहान राज्य का शासक बना, तभी उसके चचेरे भाई नागार्जुन ने उसकी अल्पवयस्कता का लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया और विद्रोह स्वरूप उसने गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज द्वारा सेना की एक टुकड़ी भेजकर नागार्जुन को परास्त किया गया और विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया गया। पृथ्वीराज द्वारा भंडानकों के विद्रोह का भी दमन किया गया और भंडानक जाति संभवतः चौहान राज्य के उत्तरी भाग में स्थित आधुनिक हरियाणा राज्य के रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा व राजस्थान के अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में निवास कर रही थी। अपनी स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण भंडानक समय समय पर विद्रोह करते रहते थे। विग्रहराज चतुर्थ ने भी इन्हें परास्त किया था, लेकिन पृथ्वीराज के अल्पावस्था का लाभ उठाकर उसके समय में उन्होंने पुनः शक्तिशाली होकर चौहानों की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे चौहान राज्य की उत्तरी सीमा असुरक्षित हो गई। चूंकि आंतरिक शत्रुओं के दमन के बगैर पृथ्वीराज का दिग्विजय अभियान संदिग्ध था, अतः नागार्जुन के विद्रोह के दमन के उपरांत पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भंडानकों पर भीषण आक्रमण किया और उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया। अपनी प्रारंभिक विजयों से उत्साहित हो पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, जो कि प्राचीन भारतीय सम्राटों की तरह दिग्विजय अभियान था। पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाएं उत्तर में मुस्लिम राज्य, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और पूर्व में चंदेलों के राज्य से जा मिली थी। चंदेलों से परे कन्नौज में गहड़वाल राज्य था, अतः अब पृथ्वीराज अपने साम्राज्य के निकट स्थित राज्यों से बारी बारी से एक से निपटना चाहता था। भंडानकों के दमन के उपरांत पृथ्वीराज के राज्य की पूर्वी सीमा चंदेलों के राज्य की सीमा से मिल गई और चंदेलों के राज्य में बुंदेलखंड, जेजाग, भुक्ती, महोबा आदि क्षेत्रों का विशाल भूभाग सम्मिलित था। महोबा चंदेलों की राजधानी थी। चंदेल राज्य की आंतरिक स्थिति भी असंतोषजनक थी। चंदेल शासक परमार्दी देव के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर अनेक चंदेल सरदार उसकी सेवा छोड़कर अन्य हिंदू राजाओं के संरक्षण में चले गए थे और इस स्थिति का लाभ उठाकर भंडानकों के दमन के उपरांत पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में चंदेलों पर आक्रमण कर दिया। चंदेल शासक परमार्दी देव ने वीर सेनानायक आला और उदल की सहायता से पृथ्वीराज का सामना किया, लेकिन परास्त हुआ। फलस्वरूप महोबा राज्य का विस्तृत भूभाग पृथ्वीराज के हाथ लगा। अनेक साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों यथा खतर गच पट्टावली, पृथ्वीराज रासोसार, सारंगधर पद्धति, प्रबंध चिंतामणि तथा भाऊ, कालिंजर और महोबा अभिलेख आदि में इस संघर्ष का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। पृथ्वीराज रासो आलाखंड 1182 ईस्वी का मदनपुर अभिलेख, सारंगधर पद्धति और प्रबंध चिंतामणि में पृथ्वीराज की विजय का उल्लेख मिलता है। हालांकि इस विजय ने चंदेलों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया और चौहानों की सत्ता के प्रभाव को परिवर्धित कर दिया, लेकिन चौहान इस विजय से कोई स्थायी लाभ नहीं उठा पाए। उल्टे चंदेलों में शत्रु भाव स्थापित हो गया। परमाल, रासो और महोबा और कालिंजर अभिलेख आदि साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्यों से ये ज्ञात होता है कि कुछ वर्षों में ही चंदेलों ने अपने खोए हुए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। चंदेलों ने कन्नौज के गहड़वालों से मिलकर पृथ्वीराज के विरुद्ध एक संगठन बना लिया। इससे अपने राज्य की सुरक्षा हेतु पृथ्वीराज को अपने साम्राज्य के पूर्व में सेना का जमाव बनाए रखना पड़ा, जो आर्थिक दृष्टि से महंगा सिद्ध हुआ। अतः राजनीतिक दृष्टि से महोबा दिग्विजय अभियान की सफलता भी असफल ही रही। पृथ्वीराज का चालुक्यों से भी संघर्ष रहा और गुजरात के चालुक्य वंश भीमदेव द्वितीय का राज्य पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम में विशाल भूभाग में विस्तृत था। नाडोल के चौहान और आबू के परमार चालुक्य शासक भीमदेव के सामंत थे। पृथ्वीराज का साम्राज्य भी दक्षिण में नाडोल तक फैला हुआ था, अर्थात चौहान और चालुक्य राज्यों की सीमाएं मारवाड़ क्षेत्र में मिलती थी।
चालुक्य शाकंभरी तक अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे और ऐसे स्थिति में चालुक्य चौहान संघर्ष होना स्वाभाविक था। दोनों राज्यों की सीमाओं का मिलना और दोनों शासकों का महत्वाकांक्षी होना दोनों में वैमनस्य का कारण बना और इस स्थिति में सीमाओं पर सैनिक स्तर की छोटी मोटी झड़पें होना साधारण बात थी। 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य वंशी भीमदेव द्वितीय के राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन कुछ समय पश्चात दोनों में मैत्री संधि हो गई और इस संधि से परंपरागत वैमनस्य समाप्त नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के पराभव के अपेक्षी बने रहे। पृथ्वीराज तृतीय का गढ़वालों के साथ भी संघर्ष रहा और कन्नौज का गढ़वाल राज्य चौहान साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इन दोनों राज्यों में वैमनस्य का मुख्य कारण दिल्ली पर चौहानों का अधिकार था। गढ़वाल वंशी जयचंद्र अभी दिल्ली की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और इनमें संघर्ष का मूल कारण दोनों के साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में टकराव था। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड के चंदेलों, भंडारकों आदि के विरुद्ध सफल आक्रामक नीति अपनाई, जिससे भी जयचंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। एक की सफलताएं दूसरे के लिए चुनौती स्वरूप थी। इस प्रकार की स्थिति में दोनों में वैमनस्य का बढ़ना स्वाभाविक था और अंत में अत्यधिक कटुता का कारण पृथ्वीराज तृतीय द्वारा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को बलपूर्वक अपहरण कर उससे विवाह कर लेना बना। पृथ्वीराज रासों में संयोगिता हरण की कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज के समकालीन शक्तिशाली गढ़वाल नरेश जयचंद्र की पुत्री संयोगिता रूप लावण्य की स्वामिनी थी और वह पृथ्वीराज की वीर गाथाओं को सुनकर उस पर मुग्ध हो गई और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी, लेकिन जयचंद्र के लिए यह असहनीय था। रासों के अनुसार जयचंद्र ने अनेक युद्धों में विजयश्री प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और साथ ही अपनी पुत्री संयोगिता के लिए उपयुक्त वर प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की भी घोषणा की। उसने सभी सुविख्यात नरेशों को स्वयंवर में आमंत्रित किया, लेकिन शत्रुता और वैमनस्य के कारण स्वयंवर के नियमों के विरुद्ध उसने पृथ्वीराज को निमंत्रित नहीं किया। यही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसने उसकी एक मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के रूप में स्वयंवर कक्ष के द्वार पर रखवा दी। पृथ्वीराज, जो स्वयं भी संयोगिता पर आसक्त था, अपने गुप्तचरों से समस्त विवरण प्राप्त कर अपने अपमान का बदला लेने और संयोगिता का वरण करने के लिए छद्मवेश में अपने सैनिकों सहित स्वयंवर में पहुंच गया। वहां दोनों का विवाह संपन्न हुआ। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी, डॉक्टर ओझा आदि विद्वान पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य में इस घटना का उल्लेख न होने से संयोगिता प्रकरण की विश्वसनीयता में संदेह करते हैं, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि विद्वानों ने संयोगिता के अपहरण की घटना को ऐतिहासिक माना है। यदि बात की जाए पृथ्वीराज तृतीय के साम्राज्य विस्तार या दिग्विजय अभियान के परिणामों की, तो पृथ्वीराज चौहान का दिग्विजय अभियान समयोचित था, जिसने उसकी कीर्ति को बढ़ाया। सैनिकों और सामंतों को निरंतर युद्ध अभियानों में लगाए रखने से शक्ति संतुलन बना रहा। निकटवर्ती राज्यों की महत्वाकांक्षाएं सीमित बनी रही, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दिग्विजय नीति चौहान राज्य के लिए हितकर साबित नहीं हुई। इस नीति से पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य के चारों ओर शत्रुओं को खड़ा कर लिया। चंदेल गढ़वालों में चौहानों के विरुद्ध स्थापित गठबंधन से सुरक्षित रहने के लिए पृथ्वीराज को अपने राज्य के पूर्व में सैनिक शक्ति लगाए रखनी पड़ी, जिससे राज्य पर आर्थिक भार पड़ा। गुजरात अभियान से राज्य को कोई लाभ नहीं हुआ। मैत्री संधि होने के बावजूद भी तुर्क आक्रमण के समय गुजरात तटस्थ बना रहा। अगर चौहान, चालुक्य, गढ़वाल, चंदेल शक्ति मिलकर काम करती तो तुर्की आक्रमण से देश की सुरक्षा संभव थी।